इस आदमी ने $3.7 मिलियन का मौका कैसे गंवाया, यह पागलपन है। अब उसका नाम रे है और वह 23 साल का है और वह कॉलेज में एक बहुत अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है। और एक दिन कैरोलिना पैंथर्स उसे ड्राफ्ट करते हैं और वह उनके साथ $3.7 मिलियन का अनुबंध करता है और भाई अचानक प्रसिद्ध हो जाता है। तो वह नॉर्थ कैरोलिना चला जाता है और वह पैंथर्स के लिए खेलना शुरू करता है और वह आदमी तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है। वह अंततः पैसे कमा रहा है। आदमी ट्रेडिंग कार्ड्स पर है। इससे ज्यादा कूल कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा वह अब सेमी फेमस है, इसलिए वह कई सिंगल महिलाओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। महिलाएं रे को पसंद करती हैं। लेकिन एक दिन वह एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है जिसका नाम शारिका है और रे को लगता है कि शारिका बहुत खूबसूरत है और उसे लगता है कि वह भी बहुत अच्छा है। तो वे फ्लर्ट करते हैं और उनकी अच्छी बनती है और अंततः वे डेटिंग शुरू करते हैं और वे कुछ समय तक डेट करते हैं और बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन फिर एक दिन शारिका रे पर एक बड़ा राज खोल देती है। वह गर्भवती है और भले ही रे बाहर से कैसे भी व्यवहार कर रहा हो, अंदर से वह घबरा रहा है। वह इसके लिए तैयार नहीं है। मेरा मतलब है उसके पास पहले से ही एक बच्चे हैं एक औरत के साथ और वह एक और नहीं चाहता। बच्चे का समर्थन महंगा है, उसके लिए यह लगभग 3,000 प्रति माह है। वह यह नहीं देना चाहता। स्पष्ट रूप से उसके पास इस बारे में बहुत सारे भावनाएं हैं। अब मैं नहीं जानता कि क्या वह इन चिंताओं को शारिका से साझा करता है या नहीं। मैं मानता हूं कि वह करता है। मैं मानता हूं कि वह उसके पास जाता है और कहता है, वाह तुम गर्भवती हो, क्या तुम्हें क्लिनिक ले जाने की जरूरत है या कुछ। लेकिन मुझे यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उनकी बातचीत वास्तव में कैसी थी। फिर भी शारिका बच्चे को रख रही है। इसके बारे में अपने आसपास के लोगों से बात कर रही है, अपने डॉक्टर की नियुक्तियों पर जा रही है, जन्म देने की कक्षाओं में भाग ले रही है और उसकी सराहना करते हुए रे कुछ इन जन्म देने की कक्षाओं में उसके साथ जाता है। ऐसा लगता है कि वह शामिल होने की कोशिश कर रहा है और शायद वह इसे सब काम करने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि एक दिन रे तय करता है वास्तव में यह उसके लिए काम नहीं करने वाला है। वह एक और बच्चे नहीं चाहता, इसलिए गुप्त रूप से वह इस समस्या को हमेशा के लिए हल करने की योजना बनाता है। वह शारिका को खत्म करने के लिए एक हिटमैन को नियुक्त करने वाला है ताकि वह बच्चे को न जन्म दे सके। हालांकि इसके साथ समस्या यह है, इसके अलावा कि यह हत्या है, रे वास्तव में किसी हिटमैन को नहीं जानता। मेरा मतलब है वह एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। वह किसी हिटमैन को क्यों जानता होगा, लेकिन उसे एक ऐसा आदमी पता है जो इसे करने के लिए तैयार हो सकता है। यह आदमी वॉटकिंस, और वॉटकिंस एक नाइट क्लब प्रबंधक है और वह थोड़ा संदिग्ध व्यक्ति है। इसलिए वह ऐसा लगता है कि वह पैसे के लिए एक गर्भवती महिला को खत्म करने वाला होगा। तो ए वॉटकिंस के पास जाता है और वह कहता है, हे क्या तुम मेरी गर्भवती प्रेमिका की हत्या करने में मेरी मदद करोगे। और वॉटकिंस कहता है, मुझे नहीं पता। और रे कहता है, मैं तुम्हें $5,000 दूंगा। और वॉटकिंस कहता है, ठीक है, जो कि हिटमैन के लिए $5,000 वास्तव में बहुत सस्ता लगता है। जैसे मुझे लगता है कि वे आमतौर पर इससे कहीं अधिक चार्ज करते हैं। तो खैर, रे शारिका के आसपास एक सहायक साथी होने का नाटक करना जारी रखता है। वह बहुत ध्यान दे रहा है और बच्चे के लिए कपड़े खरीद रहा है और ऐसी ही चीजें। इस बीच एक तरफ वह और वॉटकिंस यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हत्या कैसे होगी, और इसलिए कुछ समय बीतता है। और इस कहानी के इस बिंदु पर शारिका 8 महीने की गर्भवती है। यहाँ वास्तव में उसकी गर्भवती तस्वीर है। और एक रात रे शारिका को डेट पर ले जाने का फैसला करता है। मूवी थिएटर ले जाने वाला है एक फिल्म देख सकें। वे डेंजल वॉशिंगटन के साथ द बोन कलेक्टर देखने जा रहे हैं। तो वे वहां जाते हैं और किसी कारणवश वे अलग अलग कारों में मिलते हैं और इसलिए वे द बोन कलेक्टर देखते हैं। और जब फिल्म खत्म होती है तो वह अपनी कार में बैठती है घर जाने के लिए और वह अपनी कार में बैठता है घर जाने के लिए। और इसलिए शारिका अपनी कार में है और वह रे की कार के पीछे चल रही है जब अचानक ये धीमा होने लगता है और यह उसे धीमा होने के लिए मजबूर करता है। और तभी बूम, गुंडों से भरी एक कार उसके बगल में आकर रुक जाती है। उसके ठीक बगल में उसे घेर लेती है और वॉटकिंस उस कार की पिछली सीट पर है और वे सभी अभी भी ड्राइव कर रहे हैं जैसे यह सब चलते फिरते हो रहा है। और इसलिए वॉटकिंस वह एक प्यू प्यू निकालता है और उसे खिड़की से बाहर शारिका के सिर की ओर तानता है और वह ट्रिगर दबाता है। फ्लैम फ्लैम गोलियां लगती हैं। वे शारिका को 4 बार लगती हैं। वह कार तेजी से भाग जाती है। अब शारिका को गोली लगी है। मदद के लिए रे की कार की ओर देखती है, लेकिन रे रुकता और मदद नहीं करता, तेजी से भाग जाता है। और इसलिए वह सोचती है क्या बकवास है, क्योंकि वह अचानक उसे वहां क्यों छोड़ देगा जब उसे गोली लगी। और तभी उसे एहसास होता है कि रे
उसे लगता है कि वह इसमें शामिल रहा होगा और इसलिए वह अपनी कार को पास के लॉन पर रोकती है और 911 को कॉल करती है और वह कहती है, मुझे गोली लगी है और मैं 8 महीने की गर्भवती हूँ। मैडम, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वह किस तरह की कार थी? ओ, आपके पति का नाम क्या है? मैं चौथी सेकंड में हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि जवाब क्या है। और हाँ, इस कॉल पर वह 911 के साथ बहुत स्पष्ट है कि रे उसके साथ था और जब उसे गोली लगी तो वह वहां से भाग गया। यहाँ अपराध स्थल की एक तस्वीर है। यहाँ कांच में 4 गोली के छिद्र हैं। हाँ, यह पागलपन है। और खैर, कुछ मिनटों बाद पैरामेडिक्स आते हैं और एक एम्बुलेंस शारिका को अस्पताल ले जाती है और वहां वह अभी भी जीवित है, लेकिन उसकी हालत गंभीर है। और किसी बिंदु पर उसकी देखभाल कर रही एक नर्स उससे पूछती है कि गोलीबारी के साथ क्या हुआ। अब शारिका वास्तव में बात नहीं कर सकती क्योंकि उसके मुंह में ट्यूब है, इसीलिए नर्स उसे लिखने के लिए एक पेन और कागज देती है और शारिका गोलीबारी के बारे में नोट्स लिखना शुरू करती है। और ये नोट्स न केवल ये वर्णन करते हैं कि क्या हुआ, बल्कि वे रे को भी अपराध में शामिल करते हैं। लेकिन फिर नोट्स लिखने के कुछ समय बाद दुर्भाग्यवश वह कोमा में चली जाती है और डॉक्टरों को उसके बच्चे को जन्म देने के लिए आपातकालीन सी सेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि याद रखें वह अभी भी गर्भवती है। तो वैसे भी 911 कॉल और शारिका द्वारा लिखे गए नोट्स के आधार पर रे अब गोलीबारी का संदिग्ध है। और फिर बम पुलिस जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। यह उसकी मुग शॉट है। और बाद में बम वे वॉटकिंस को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। यह उसकी मुग शॉट है। और वे उन 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करते हैं जो वॉटकिंस के साथ कार में थे। ये उनकी मुग शॉट हैं, लेकिन कोई वास्तव में उनकी परवाह नहीं करता। वैसे लगभग 1 महीने बाद शारिका वह अभी भी कोमा में है और दुर्भाग्यवश दुखद रूप से वह अंततः गुजर जाती है। इस बीच रे अब जेल में नहीं है, वह जमानत पर बाहर है। वह अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा है। जब वह समय आता है जब उसे वापस आत्मसमर्पण करना होता है तो वह ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वह कहता है बकवास पुलिस को, और वह भाग जाता है और वह भागने लगता है और वास्तव में उत्तरी कैरोलिना से वेस्ट मेम्फिस टेनेसी भाग जाता है। लेकिन अब जब वह राज्य की सीमाएं पार कर चुका है तो FBI को इसमें शामिल होना पड़ता है और इसमें ज्यादा काम नहीं लगता, क्योंकि लगभग 4 दिन बाद FBI रे को वेस्ट मेम्फिस के एक मोटल में ट्रैक करती है और वह मोटल के कमरे में चेक इन नहीं करता। इसके बजाय FBI उसे पार्किंग लॉट में एक कार के ट्रंक में छिपा हुआ पाती है और बम वे उसे फिर से गिरफ्तार कर लेते हैं। यह उसकी मुगशॉट फिर से है और इसीलिए वह मुकदमे में जाता है और उसे हत्या की साजिश का दोषी पाया जाता है और उसे न्यूनतम 18 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, जबकि वॉटकिंस एक दोषी स्वीकार करता है और उसे 50 साल की जेल की सजा मिलती है। और आप जानना चाहते थे तो शारिका का बच्चा जिसे सी सेक्शन के जरिए जन्म देना पड़ा वह समय से पहले पैदा हुआ था और उसे ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि उसकी मां गंभीर स्थिति में थी और उसे मस्तिष्क पक्षाघात हो जाता है और उसकी केवल कुछ हफ्तों तक जीने की उम्मीद थी। यह वास्तव में उसकी एक फोटो है, लेकिन सौभाग्य से वह उससे कहीं अधिक समय तक जीवित रहता है। शारिका की मां ने वास्तव में उसे गोद लिया और उसने उसकी परवरिश की और वह हाई स्कूल पास करने में सफल रहा और अब वह अपने 20 के दशक में जीवित और स्वस्थ है और यहाँ वह असल जिंदगी में शारिका की मां के बगल में है।